नाजरीन, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। आज हमने नाम दिया है भू राजनीति या भू समाचार और उनका विश्लेषण, मीन्स विवेचना। तो हम जो हाईलाइट खबरों की हैं उनको लेंगे और उनका थोड़ा थोड़ा सा अंश लेंगे और उस पर जो भी हल्की फुल्की हमारी विवेचना है, हमको जो समझ आता है हम अब तक पहुंचाएंगे। पावा साहब, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब, मैं पहले आपको कुछ मुख्य हेडलाइंस बता देता हूँ, फिर आपको जो अच्छा लगे उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन आपकी जो सबसे पहला वाला जुमला था, मैं उसी में एक थोड़ी सी तनकीद कर दूं। आपने जी कहा भू समाचार, जी। जबकि जितनी भी हलचल है वो भू पर नहीं और जल में ज्यादा है। तो जो पानी की हलचल है उसको आप अवॉइड ना करें, जमीनी जी। समाचार तो सुनाए ही, हम्म। क्योंकि वो भी अपनी जगह जरूर। बहुत अहमियत रखती हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पानी की भी बात कर लेते हैं और आसमानों की भी बात कर लेते हैं जनाब। दोस्तों, आज की हाईलाइट खबरें ये हैं कि अमेरिका के एक तो ही विमान ने चाइना की सरहदों का वो उल्लंघन किया, जिसको चाइना ने डिटेक्ट किया और अमेरिका के साथ में सख्त जो है उसकी ऐतराज अपना दर्ज कराया है। इसके अलावा जो हलचल चल रही है बेलारूस में भी 52 तक अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं और उसके सरहदों के आसपास बेलारूस के भारी नाटो का जो है वो जमावड़ा है। और यहाँ पर हालात जो है वो काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। इस पर भी पवार साहब से बात करेंगे कि ये आखिर कहाँ तक पहुंचेगा। तीसरा मामला चलता है, आप हम चलते हैं साइप्रस एक छोटा सा देश है और उस देश को लेकर इतिहास के बड़े बड़े मामले उसके साथ जुड़े हुए हैं और आज भी वो एक आगे की जो वार है उसका एक मुख्य केंद्र बनता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि भूमध्य सागर में जिस तरीके से तुर्की ने अपने जहाजों का इस्तेमाल किया है और बढ़ा दिए हैं ड्रिलिंग के हम फाइंड कर रहे हैं तेल, जिस पर बाकायदा जर्मनी ने भी एक चेतावनी जारी की है कि भाई अगर यहाँ की छोटी सी चिंगारी कोई बड़ा युद्ध का रूप धारण कर सकती है, बड़ी आग लगा सकती है। उधर इसी इलाके में ग्रीस का साथ देने के लिए तुर्की के खिलाफ यूएई भी सामने आ चुका है। वो भी कह रहा है कि हम जो है ग्रीस का साथ देंगे तुर्की के खिलाफ। और बड़ी हलचल है गल्फ के देशों में भी, इसराइल में भी। यहाँ यूएई जो F-35 हासिल करना चाहता है अमेरिका से, उसको लेकर इसराइल और यूएई और अमेरिका के ट्रायंगल में काफी कुछ जो है वो तनाजे देखने को मिल रहे हैं कि देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है और इसके क्या नफा नुकसान हो सकते हैं। थोड़ा सा हम जो है शुरुआत के लिए जरूर हम पूरी दुनिया का राउंड अप जरूर करेंगे कि क्या दुनिया के हालात बनते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ युद्ध की चिंगारियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। क्योंकि रूस ने भी कहा है कि इस सप्ताह के शुरुआत में यहाँ पर जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन के जो जहाज हैं उनको सिखोई ने सिखोई 27 ने जो है वो भगा दिया था। और अभी जो लेटेस्ट आज की खबर है वो ये है कि सिखोई 31 ने यहाँ पर एक और यूरोपियन कंट्री के जहाज को अंदर घुसने से रोका और भगा दिया। यानी कि रूस की सीमाओं के साथ भी अच्छी खासी छेड़खानी चल रही है। उधर तुर्की के साथ चल रही है, उधर इसराइल की अपनी जो पैरामीटर्स हैं वो उनको लेकर आगे चल रही है। यूएई और गल्फ अपनी कटोर मर लगे हैं। और भारत, चीन और पाकिस्तान, ये एक अलग से मामला चल रहा है। यहाँ ये तमाम बहुत सारी खबरें हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम होता है कि हम सब पर बात कर सके, तो थोड़ी थोड़ी बातें सभी पर करेंगे सब। और इसमें थोड़ी सी शुरुआत जो अभी आपने जो बड़ा हंगामा देखा है कांग्रेस को लेके, थोड़ा सा इंटरनल भी आ जाते हैं हिंदुस्तान में भी। तो कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद से लेकर और कई नेताओं पर जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, हालांकि फिर से उसको उसकी वजाहत भी कर ली गई है। ये चीजें भी अध्यक्ष पद को लेकर भी एक अंदर की खींचतानी और गर्माहट शुरू हो गई है। पावर साहब से इस इंटरनल बातचीत में भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो पावर साहब, कहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं आप? आप कहीं से भी करें, घूम फिर कर तो कोती बोड़ तले।
आना तो वही जी। है, वजन, सिर का वजन तो पैरों पर ही पड़ता है। दुनिया में कोई भी हलचल हो, हमें तो हमारे भारत की और अपने देश की ज्यादा से देखनी है। अभी आप जो जी। बेलारूस की बात कर रहे थे, तो हम्म। रूस की हमेशा से एक अपना एक सिस्टम रहा है, उसकी एक जी। टेंडेंसी है कि वो अपने चारों तरफ हम्म। कोई ना कोई बफर स्टेट बना के रखता है, और वो कोशिश ये करता है कि विदेशी आक्रमण या पश्चिमी या अमेरिका या कोई भी दूसरी शक्तियां सीधा हम्म। उसके सीमा तक ना आए। बेलारूस जी। में जरूर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उन्होंने वहां के सचिवालय को घेर लिया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को जितने भी समाचार मिलते हैं, वो सब वही मिलते हैं जो पश्चिम की तरफ से दिए गए हैं, वेस्टर्न पावर्स जिसको दिखाती हैं, जबकि रूस अपनी तरफ से बहुत कम समाचार देता है। तो एक हमारे दोस्त जो वहां पर रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि 1-1.5 लाख आदमियों ने सचिवालय घेरा था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उस भीड़ के ऊपर से निकलने लगा, तो भीड़ वहां से भाग गई। वैसे भी जितने भी कम्युनिस्ट देश रहे हैं, उन देशों के जनता की एक ये टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज्यादा अपने शासन और अपने शासकों के विरुद्ध इतना बड़ा मुजाहरा, इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं करते, या करते हैं तो वो इतनी हिम्मत और इतने साहस से नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से ये भरा होता है कि अच्छा है, बुरा है, शासक तो हमारा ही है। तो हो सकता है कि बेलारूस आने वाले टाइम में, जैसा कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी कहा था पुतिन से कि वो अपनी सुरक्षा को संभाल ले, लेकिन पुतिन ने ऐसा काम नहीं किया। तो हो सकता है कि पुतिन की तरफ से ही वो कुछ पकाया जा रहा हो। और जहां तक आपने बताया कि वहां मिसाइलें तैनात कर दी, नाटो आ गई, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज ट्रंप ने दिया है। ट्रंप को आज रिपब्लिकन पार्टी का घोषित उम्मीदवार कर दिया, जिसकी पहली रैली में उसने कहा है कि उसके हिसाब से डेमोक्रेट्स चुनाव में रिगिंग कर सकते हैं और हेराफेरी कर सकते हैं, और अगर ऐसी हेराफेरी होती है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। इसको आप अपने पुराने स्टेटमेंट के साथ जोड़कर देखिए और उसका तजिया कीजिए कि कैसे जितने भी देशों में गृह युद्ध हुआ है या बंटवारे हुए हैं या डिफरेंसेस हुए हैं, उसका आधार वहां के चुनाव और चुनाव में हेराफेरी का ही बहाना रहा है, चाहे वो मिस्र में हो, लेबनान में हो या लीबिया में हो। जी, जी, जी। वो तो देखिए अभी जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अगर चुनाव नतीजे उसके खिलाफ आते हैं तो वो नहीं मानेगा। तो यहाँ भी एक शुरुआत हो सकती है उसी तरह की। ये तो सही है, हमारे पुराने तजियात में वाज़ेह किया गया है कि हम लोग जब भी कहीं किसी देश की तोड़-फोड़ या एस्टेब्लिशमेंट को हिलाना चाहते हैं तो वहाँ चुनाव धांधली को एक मुख्य मुद्दा बना लेते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, पब्लिक में बँटवारा हो जाता है और लंबे समय के लिए ऐसे देश जो है वो गृह युद्ध के शिकार हो जाते हैं। वो सीरिया-वीरिया सब, यमन-वमन सब उसी का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो आपने ज़िक्र ही किया है। तो इसके आगे हम बढ़ जाते हैं, तो ट्रंप के सीधे-सीधे जो है रूस पर भी फिर किसी दिन डिफरेंस इसके कोशिश करेंगे समझाने की आवाम को कि दरअसल होने क्या जा रहा है। पर कुल मिलाकर ये है कि रशिया जब वो अंदर घुसते हुए जिन जहाज़ों को दौड़ा रहा है, जिनकी मैंने पहले खबर दी है, उससे वाज़ेह है कि ये कोशिशें तो सीरिया वॉर से पहले भी मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली गई थी, जिनको इस वक़्त जो है मेडिटेरियन सी में जो दबाव बनाया जा रहा है स्ट्रैटेजिकली, वो रशिया की सरहदों के पास घसीटने की एक कोशिश है ताकि रशिया एक कॉर्नर पर यहाँ भी उलझे। तो यहाँ से हम रशिया को छोड़कर आ जाते हैं थोड़ा-सा जो है वो बिल्कुल भारत गुलाम नबी आज़ाद पर आएँगे एंड में। थोड़ा जल्दी में चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। तो जो अभी तुर्की के मामलात चल रहे हैं, उसने 4 दिन और अपने ड्रिलिंग बढ़ा दी है, जबकि इसमें इज़राइल भी वार्निंग दे रहा है, साइप्रस भी वो वार्निंग दे रहा है, ग्रीस भी वार्निंग दे रहा है, यूएई भी शामिल हो चुका है, जर्मनी की तरफ से भी कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो ये जो रजब तैयब एर्दोगान है, उनके अपने जहाज़ों का स्वागत कर रहा है, बड़ी उनकी फूल और मालाएँ जहाज़ों की कामयाबी पे चढ़ाई जा रही है। क्या लगता है, क्या है? नहीं, जहां तक आप बात करते हैं, तो अब उससे पहले एक और हलचल हुई है, उसकी तरफ आप ध्यान दें कि जी। लीबिया में हुँ। युद्ध विराम हो गया है। और जी। उसके अलावा यूएई ने ये कहा है कि वो अपनी सेना को रोमन साम्राज्य के रोम की सहायता के लिए भेजेगा। अब यहाँ मेरी हुँ। एक चीज समझ में नहीं आती कि हुँ। यूएई के पास कोई अपनी बहुत बड़ी
फोर्सेस नहीं है, और अगर उसकी सेना में कुछ लोग काम भी करते हैं तो वो भाड़े के ही सैनिक हैं। और वो कैसे भाड़े के सैनिकों के बिहाफ पर तुर्की को चुनौती देने की बात कर सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सऊदी अरब हो या इजराइल हो या बाकी जितने भी उस तरीके के या उस खेमे के देश हैं, खासकर जो अरब और मध्य पूर्व के देश हैं, उनको एक एक तरीके की एक दहशत जैसी लग रही है, जिसमें सबसे बड़ी दहशत रोम को है। हाँ बिल्कुल, इसको एक ये दहशत जो है उस्मानिया सल्तनत के ऐलान की है, उसी को बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है। बड़ी सीधे से हम इसको विवेचनात्मक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए यूएई कह रहा है कि हम अपनी तमाम हथियार, और ये हथियार अमेरिका से लेते हैं, इजराइल से लेते हैं, और ये हथियार इजराइल की ही और एक तरह से सोच की मदद करने की बात कर रहे हैं कि हथियार, जबकि आपके मुताबिक इनके पास जो सैनिक है वो भाड़े के हैं। आप देख रहे हैं कि 34 मुल्कों की एक सेना संगठित होती है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ उसको लीड करते हैं, और वो राहिल शरीफ के अंदर पिछले 4 सालों के अंदर, पिछले 4 सालों के अंदर ना अमन ला सके हैं, ना अपनी मनमर्जी से सत्ता परिवर्तन कर सके हैं, ना ही कोई अभी तक बढ़ोतरी हासिल है। अलबत्ता ये जरूर है कि आज भी बहुत सारी औरतों पर जो है वो हमला किया गया है, सिविलियंस पर, इस संगठन द्वारा, और उनकी मौत हो गई है। तो इस तरह के तोड़ फोड़ और खंडर में जरूर तब्दील हो गया है, मगर कोई विजय हासिल हुई हो, कोई बड़ा कोई रद्द अमल आया हो इस तरह के सैनिक और इस तरह के गठजोड़ से, नजर नहीं आता है। तो जो हालात यमन और आप बात सब छोटा सा एक देश जिसकी अपनी संप्रभुता भी कुछ खास नहीं है, उससे ये पार नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो बड़ी सीधी सी सोच, आप समझ सकते हैं कि वो उनकी मदद से क्या फर्क पड़ने वाला है। अलबत्ता जो तुर्की आगे बढ़ रहा है, वो तुर्की बड़ी तेजी से, हमने बहुत पहले ही बताया था कि रशिया इस्तेमाल करेगा, चूंकि यहाँ एक बात आप याद रखिएगा कि जो साइप्रस को लेकर खुलासे होने शुरू हो गए हैं, चीजें हो गई है, यहाँ अनस्टेबिलिटी लाने की जो कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये फिर इतिहास जरूर कभी बताऊंगा कि साइप्रस दरअसल उसमें एक नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो मुस्लिम तुर्कियों का है, और ग्रीक भाषियों का जो है वो साउथ वाला हिस्सा जो साइप्रस का है। और ये इसका जो है इतिहास बड़ा छोटा नहीं है, ये है 333 बीसी, यानी ईसा से 333 साल पहले, जब सिकंदर ने यहाँ पर आकर कब्जा किया था और यहीं से अपनी शुरुआत की थी, तो काफी उसको बड़ी कामयाबी मिली थी। भारतीयों के खिलाफ जो है वो विजय हासिल कर पाया था, उसके बाद आगे बढ़ा था। फिर इसको जो है 11वीं ईस्वी में क्रूसेड का क्षेत्र बनाया गया, यहाँ पर अरबों पर हमले किए गए, और क्रूसेड के क्षेत्र में जो उस वक्त यरूशलेम का राजा था, किंग ऑफ यरूशलेम, उस वक्त इसको बेच दिया गया। उसके बाद 14वीं सदी में आवाज आती, तो 15वीं सदी लगते लगते और ऑटोमन एम्पायर ने फिर से इस पर अपना एक कब्जा जमा लिया, और यहाँ पर कब्जा जमाकर यहाँ से यूरोपियन एंट्री की, और आगे सल्तनत उस्मानिया को उन्होंने फैलाया। फिर वो उत्तरार्ध में जब ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन के किंग ऑफ ब्रिटेन की बेटी को इन्होंने गिरफ्तार किया, एक लंबी कहानी इतिहास है इसका। अगर हम आते हैं कि फिर से साइप्रस को इन्होंने कब्जा किया, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर मित्र राष्ट्रों ने जब कब्जा किया, तो इसको 1800 के बाद यहाँ बढ़तरी हासिल करना शुरू कर दी, और इस तरह से ये अरबों पर इन्होंने हमले किए, और तुर्क पर, ऑटोमन एम्पायर पर हमले किए, और एक तरह से इसे कब्जा करके इस पूरे खित्ते पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। तो यहाँ साइप्रस एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो सिकंदर के वक्त से लेके अभी तक एक वार का केंद्र रहा है। यहाँ पर रूसी करेंसी का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, हालांकि यहाँ बेल आउट पैकेज भी इस देश को दिया गया, अर्थव्यवस्था अपनी नहीं संभाल पाया, फिर ये मिलना चाहता था ग्रीस में, वो नहीं हो पाया, इसको आजाद घोषित कर दिया गया। बड़ा लंबा, मतलब छोटा सा देश है, 10 लाख लोगों का देश है, मगर कहानी बहुत लंबी है। लेकिन अभी अभी उसका साइप्रस का एक बहुत बड़ा कांड सामने आया है, जैसे पनामा पेपर का आया था, ऐसा ही परसों उसकी एक खुलासा हुआ है कि उसने पूरी दुनिया के सभी देशों के अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट तरीके से कमाए गए राजनेताओं को अपने यहाँ की नागरिकता दी है पैसे के बदले। हालांकि साइप्रस की सरकार ने उसके लिए माफी मांग ली है और ये कहा है कि हम आइंदा ध्यान रखेंगे कि हम किसी अपराधी को नागरिकता ना दें। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जो अपने दूसरे के साथ साथ अपना पासपोर्ट भी अलाउड करता है और अपना पासपोर्ट बेचता है। उसमें कुछ भारतीयों के भी नाम है जो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है,
देखिए देखिए बाबा साहब, मैंने जो साइप्रस के उठापटक की और हलचल की बात की है वो इसी कारण की है, क्योंकि मैं इस जो लीक्स है इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या खुलेगा, क्या क्या पर्दे आएंगे, फिर अलग से इस पे प्रोग्राम करके इस लीक्स के असली मतलब को बताएंगे। फिलहाल ये बता दिया है कि मेडिटेरियन सी में यानी भूमध्य सागर में जो कुछ हलचल चल रही है ग्रीस के साथ, उसमें साइप्रस भी एक मुख्य लोकेशन है जिसपे शांति सेना तैनात है जो है, मगर उसके बाद इस पर मुझे लगता है कि तुर्की अपना कब्जा जमाना चाहेगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से इजराइल और ग्रीक और यूरोपियन एंट्री को जो है वो टारगेट कर सकता है और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, जो रशियन पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है, जिससे वो जो रशिया को उसके अंदर घेरने की कोशिश की जा रही है उसका रिटेलिएट मैं इसको मानता हूं, जो आगे चल के देखने को मिलेगा कि शायद ये बढ़ रहा है। तो इसके अच्छा। बाद हम जो है बाबा साहब इसको यही खत्म कर लेते हैं। जी जी। यहाँ एक छोटा सा और अगर आपका इजाजत हो, तो इजराइल को नहीं, लेकर एक बिल्कुल आप ये बिल्कुल करें, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा है, जैसा कि आपने भी बताया कि तुर्की के पीछे रूस और चीन है और कुछ जी। अरब देशों का भी चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात सामने आई है, कुछ समझौतों की बात सामने आई है। हम्म। जबकि दूसरी तरफ ये अच्छी तरीके से वाजिब है, ये चीज सब जानते हैं कि चीन और रूस लगभग नास्तिक देश हैं और कम से कम चीन तो किसी भी धर्म को नहीं मानता। जबकि जितने भी अरबिक मुल्क हैं, ये लोग अपनी सत्ताएं अपने शासन धर्म के नाम पर चलाते हैं। तो क्या जी। इसका इससे ऐसा नहीं लगता कि इस राजनीति, सत्ता और पावर्स ये सिर्फ धर्म को आड़ बना के और अपने आवाम को बेवकूफ बनाती है? इस पर छोटा मौका सा पड़ने। तजिया करेंगे। हालांकि हम इस पे हाँ, मैं इंडिपेंडेंटली बहुत अलग एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आवाम से आया नहीं, क्योंकि सब अफीम खाते हैं और अफीम की आदत सभी को है, और आसानी से अफीम की आदत छूटती नहीं है, और अफीम को रोकने वाला या अफीम को छुड़ाने की बात करने वाला जो है अफीमची के लिए बड़ा दुश्मन होता है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पहले मैं आपको रशिया के नास्तिक होने की बात बता दूं कि रजब तैयब अर्दगान भी हाथ में कुरान रखते हैं, और रजब तैयब अर्दगान और ईरान के साथ जब मीटिंग को जो है पुतिन ने शुरुआत की थी, तो उसमें कुरान की एक आयत पढ़कर जो है उसकी भाईचारा और मिलन और समझौतों की बात करके जिस तरह का पैगाम दिया था, ईमान का पैगाम दिया था, तो वहां से उसकी नास्तिकता पर मैं बिल्कुल बैन हटाता हूँ। वो मैं उसको नहीं मानता हूँ। और वो जो क्रिश्चियन स्पिरिचुअली भी कहीं स्नान वगैरह जो है सर्दी के मौसम में होते हैं, पीटरबर्ग में जो है उसने जाकर उनके बाकायदा अंजाम भी दिया है, तो वहाँ स्पिरिचुअली आज की तारीख में रोक नहीं है। यही वजह है कि वो बढ़ चुका है, और इसीलिए लोगों को ज्यादा ऐतराज नहीं है। चीन की बात बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज जो है आपको मैं कहना चाहूंगा कि रशिया को हमने बहुत पहले बताया था कि रशिया क्यों ये चुनाव इस जगह का चुनाव करेगा, क्योंकि रशिया अगर यहाँ पर नहीं टकराता है तो रशिया की अपनी सरहदें चारों तरफ से घेरी जा चुकी थी बहुत पहले, और क्रीमिया हुआ, आपने यूएसएसआर टूटा, उसके बाद फिर जो है यूक्रेन क्रीमिया को लेकर चलता रहा, यानी बढ़ते रहे जब तक वो रोक उसने खुद ना रोक दिया, और अभी भी उसको रिटेलिएट की कोशिश की जा रही है। हालांकि यूरोपियन यूनियन और आपके नाटो में अमेरिका में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो रूस के साथ जो है बहुत अच्छे से टकरा सके, जो मेरा अपना आकलन है। अलबत्ता बुझता दिया है, टिम भबक रहा है, तो एक वो रिटेलिएट तो थोड़े बहुत जरूर नजर आएंगे, और उसे कोई रोक नहीं सकता, मगर आवाम देखेगी धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। आपने कहा कि जो धर्म की अफीम की आप बात कर रहे थे कि सभी जो अरब देश हैं वो तो इस्लामिक हैं, तो आप उनका इस्लाम आप देख चुके हैं कि देखिए, मैं मैं यहाँ कुरान और हदीस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब बातें पिछले 200 सालों से इन तमाम मुसलमानों को समझाई जाती रही है यहूदियों के बारे में, कि यहूदियों के साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज की तारीख में जो है वो धर्म के अलमबरदार पूरी तरह से इजराइल के साथ आकर खड़े हो गए हैं, और इजराइल का साथ देते हुए जो है वो तुर्की को रोकना चाहते हैं। तुर्की क्या कहता है? तुर्की ये कहता है कि भाई वो देखिए, हमारा अपना दोनों क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, तुर्की बात कर रहा है मतलब इस्लाम के नाम पर एक बड़े फैलाव की और संगठित करने की विचार को लेकर चल रहा है। दूसरी तरफ ये इस्लाम के अलमबरदार एक नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी एक साथ आ गए हैं। ये सब एक साथ कौन कौन आ गए हैं? देखिए, आप हम अगर एक ब्लॉक देख रहे हैं तो सारी दुनिया में जाना जाता है। ये ब्लॉक में भारत है, इस ब्लॉक में जो है हम मान सकते हैं कि हम
हिंदू धर्म के अलंबरदार हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर और मुस्लिम राष्ट्रों की घोषणा ओआईसी चलाने वाले और अलंबरदार सरताज जो है सऊदी अरब मुसलमानों के, वो भी अब साथ खड़े हैं और भारत के साथ जो मतलब अगर कोई बात भी करे तो उसको सजा देने के लिए तैयार है, दी भी जा रही है सऊदी अरब की तरफ से। यूएई जो है, इजराइल जो फिलिस्तीनियों को आज तक अखबारों में खबरों में हमने तो यही पढ़ा है, कुल यूएई और सऊदी की अखबारों में खबरों में भी पढ़ा है कि बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीनियों पर। अब फिलिस्तीनियों पे अत्याचार करवाने के लिए जो है ये सब इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें यहूदी अलंबरदार इजराइल, हिंदू अलंबरदार भारत, मुस्लिम अरब अलंबरदार जो है आपका सऊदी अरब, और क्रिश्चियनी की अलंबरदारी तो यहाँ तापावर हो सबकी इकट्ठी, तो अमेरिका को मान सकते हैं। क्योंकि वेटिकन सिटी भी जो है नाटो से बाहर तो है नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि चारों बड़े धर्म अलंबरदार और सब एक ही कश्ती में सवार हो चुके हैं, अच्छी सब एक ही नाव अच्छी पर बैठे ये हैं तो और ये मिलजुल तो कर, अच्छी बात है। जी जी जी, ये तो मिलजुल अच्छी कर अच्छी पतवार, हाँ हाँ अच्छी बात है मिलजुल कर पतवार चला रहे। कि शिर्क करने वाले और एक अल्लाह को मानने वाले इकट्ठे हैं। अब इसमें भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं साहब, जो है शिर्क और सारी चीजों में, क्योंकि जिस तरह ईसाइयों पर ये एक बारीक मसला है, किसी मुफ्ती के साथ बैठकर जरूर किसी दिन डिस्क्राइब करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ जनाब कि जो एक ही नाव में बैठकर चारों मुख्य धर्म के जो अलमबरदार हैं वो पतवार मिलजुल के चला रहे हैं, और लड़ किससे रहे हमको नहीं पता है, क्योंकि ये तो सब इकट्ठे हो चुके हैं। तो नास्तिक के नाम पे तो चाइना है, मगर बाकी तो सभी देश जो है वो धर्म की अपनी ही बात कर रहे हैं। और ये क्यों लड़ रहे हैं, चलो जनता का फैसला है, वो जाने, हमारे चले समझाने से ना कुछ समझ रही। ये तो इनकी गोल गोल घूमती नाव किसी नतीजे तक पहुंचे वही बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और तो नतीजा आपको पता है, बाद में आपको बता देंगे, बाकी तो पहले ही बता रखे हैं, आपको ज्यादा जरूरत नहीं बाकी है। आप बता रहे थे कि जो हमारी अंदरूनी हलचल है या अंदरूनी राजनीति में जो हमारी हलचल हो रही है, जिसमें खासकर मेरे हिसाब से जो गुलाम नबी आजाद हैं, वो एक ऐसा सामने एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर डिस्कस की जा सकती है। क्योंकि गुलाम नबी आजाद को मैं नहीं मानता कि उसने कभी बहुत ज्यादा पद की लालसा की हो। एक बार मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, उसके अलावा कोई लंबा चौड़ा भी नहीं कह सकते, और कश्मीर का एकमात्र चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, और ऐसे में उसका नाम लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना क्या किसी तीसरी साजिश या किसी तीसरी सोच को दे सकता है, कोई रास्ता देखिए, दिखा रहा है? नहीं, मैं गुलाम नबी आजाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और 40 साल से वो कांग्रेस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप नेता प्रतिपक्ष का रोल भी अदा कर रहे हैं दोनों अपर और लोअर सदन के अंदर। एक चीज आप देखिए, आप नाजरीन, आप लोगों ने भी मेरी और गुलाम नबी आजाद साहब की बातचीत सुनी होगी, मैंने उनसे बड़े तीखे सवाल पूछे थे। उसको फिर से जाइए फोर्थ यूके में सर्च करिए और सुनिए। मैंने वो सवाल खड़े किए थे जिसके जवाब आज भी ना कांग्रेस दे पाई, और उन्होंने कांग्रेस के बचाव में बहुत कुछ कोशिश की थी डिफेंड करने की, बहुत कुछ बचाव करने की कोशिश की थी। किसी दूसरे कांग्रेसी की औकात नहीं है कि मेरे ऐसे सवालों का जवाब दे सके। और अगर तुम में कांग्रेसियों में तुमको चुनौती दे रहा हूं, तुम में जो सबसे बड़ा प्रबुद्ध हो वो आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें जवाब देना चाहिए कि तुमने मुस्लिम कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को किस तरह बर्बाद किया, किस तरह तबाह किया। गुलाम नबी आजाद था जो तुम्हें डिफेंड कर रहा था, तुम्हारे पास, माफ करना, मैं भी छोड़ रहा था, हो सकता है मेरा कुछ ऑफ कॉर्नर उसके साथ रहा हो। आप जानते हैं वाहिद नसीम बेबाक आदमी है, किसी के बाप से न डरता है न किसी की लिहाज करता है। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, माफ करना, मैं तुम्हारी औकातें मानता भी नहीं हूँ, और पाबा साहब आप जानते हैं, आपके भी कई बार सवालों के जवाब देता हूँ जब कई नेताओं के लीडरशिप के फोन आते हैं, हमको जाना चाहिए, बैठना चाहिए। मैं इनके न बाप का गुलाम हूँ, न इनको मैं शहनशाह मानता हूँ, न इनकी औकातें मानता हूँ। ये अलग बात है कि जनता मेरी औकात नहीं मानती, मगर इनके नेताओं की औकात में कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि ये सब एक जंजीर से बंधे हुए लोग हैं। न इनको राजनीति का पता है, न कूटनीति का पता है, ये कंचे खेल रहे हैं। खिलाने वाले को मैं जानता हूं, और जिस दिन अगर जनता ने कभी मुझे इतना साथ दिया तो उन कंचे खिलाने वाले लोगों की उंगलियां तोड़ दूंगा। ये तिद्दी है, कुछ भी नहीं है, इनकी औकात नहीं मानता, इसलिए इनको भाव नहीं देता, ना दूंगा। सुनिए अब आप बात ध्यान से सुनिएगा जनाब।
मैं इल्जाम लगा रहा हूँ सीधे सीधे कांग्रेस पे। क्यों ना मैं कांग्रेस मानूं कि नई पार्लियामेंट बन रही है, नई पार्लियामेंट बन रही है, नए निजाम की आहट की चर्चाएं सारी दुनिया में चल रही है। अगर नए निजाम में कांग्रेस के खुद जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी घराना अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, अब क्या पता कोई ऐसी साजिश रच रहा हो जिससे वो जो है भाजपा के साथ कोई समझौता कर चुका हो कि चलिए पर टू पार्टी सिस्टम बनेगा, बाकी सबको किनारे किनारे करिए, कभी तुम तो कभी हम, और नई लीडरशिप लाएंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी बचाने की बात करेंगे, लोकतंत्र बचाने की बात करेंगे। ये बुढ़े जो कांग्रेसी रहे हैं, ये कांग्रेसी किसी न किसी तरह जो है अपने चूंकि बड़े पदाधिकारी रही है, कोई मुख्यमंत्री रहा है, कोई मंत्री रहा है, इन सब से पीछा छुड़ाने का अच्छा तरीका है कि इन पे इल्जाम लगाइए, इनसे पीछा छुड़ाइए, और आराम से जब वक्त आए तो सत्ता को अपनी तरफ परिवर्तित कर लीजिए और नए नहीं निजाम, तो नए। सर आप ऐसा भी तो मान सकते हैं कि इनमें से जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनमें से बहुत से लोग अंदर खाने बीजेपी से ही मिले हों, और ऐसा हम देख देखिए चुके मैं हैं तो, आप बहुत से कि लोगों की बात कर रहे हैं, आप बहुत से लोगों की बात कर रहे हैं। 70% जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जो है कांग्रेस से भाग के जाने वाले लोग हैं। आज की नई बात है क्या? आज की नई बात है क्या? मैं तो अब नई बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुख्य नेतृत्व हो सकता है मिल गया हो, चूंकि वो पुराने इन तमाम लोगों को इसी बहाने से किक आउट करके और नई समझौते करने पर आमादा हो कि कोई नया सिस्टम देश में लाया जाए और उस नए सिस्टम में बाकायदा वो पार्टनर हो। तो बेसिकली वो ये क्या आप देखिए, मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कंचे खेलने वालों को बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर नहीं ऐसा क्या नहीं है, आप क्या किसी नेशनल गवर्नमेंट की भी उम्मीद रखते हैं? हो सकता है, हो सकता है, चूंकि जो है जब मिनिमम सत्ता की बात देखिए, आज कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। क्यों नहीं है संगठन? क्योंकि इनकी बहुत मुद्दत से सरकारें नहीं है। सरकारें क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो है जो जमीनी संगठन होता था उस पर ये खर्चा आज भी आप सब से जानते हैं। नाजरीन जो आप में से नहीं जानता वो जाके जान लीजिएगा। इन पार्टियों के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम होता है कि आप पैसे डाल सकते हो, वहां से निकाल नहीं सकते। जब खर्चा किया जाता है तो बड़े नेताओं के आने जाने और स्टार जिसको वो तय करते हैं उन पर खर्चे किए जाते हैं। लीडरशिप को अगर आपको समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, जन प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा होना है तो अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, और अपनी जेब से पैसा लगाने के लिए आप जब पैसा खर्च कर देंगे तो जब आप नेता बनेंगे तो आप इसी भ्रष्टाचार करके इस देश में से उस पैसे को कमाएंगे, जनता का दोहन करेंगे और जनता को अपना गुलाम समझेंगे। ये प्रवृत्ति कांग्रेस ने ही पैदा की है। तो जनाब बात ये है कि बातें कड़वी होती हैं, बातें कड़वी होती हैं मगर सच्ची होती है। सच बड़ा कड़वा होता है, हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चुनौती के साथ इस बात को खत्म कर रहा हूँ, कांग्रेसियों जो तुम में सबसे बुद्धिजीवी हो, मैं चुनौती देता हूँ, आइए बैठिए, मैं बताता हूँ कि तुमने मुसलमानों को कैसे बर्बाद किया। तुम्हारी औकात नहीं कि जवाब दे दोगे। तुम गुलाम नबी आजाद को भी इसी तहत, तुम सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाना चाहते हो, इसलिए तुमने गुलाम नबी आजाद को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताकर उसे बाहर करने की कोशिश इसलिए की है कि मुसलमान नाराज भी ना हो और गैर मुस्लिमों में एक पैगाम भी दे दिया जाए कि आज की तारीख में कांग्रेस भी हिंदुत्व का चेहरा ही है। अरे हम जानते हैं भैया, आरएसएस को तुम्ही ने पाला है, एक ही क्या कांग्रेसी ने ही ऐसी इसको बनाया था, कांग्रेसी क्या ने ही ऐसी इसको बनाया था, कांग्रेसी ने ही क्यों सर? संरक्षण दिया, कांग्रेस ने ही शिफ्ट किया, कांग्रेस की ही सब कुछ करी धरी है। हम किसी गलतफहमी का शिकार नहीं है, तुम भी मत रहना। क्या ऐसी कोई संभावना लगती है कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर में अपनी कोई पार्टी बना के और वहां कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या कोई काम करेंगे? देखिए बहुत हद तक मुमकिन है कि जो मुख्य पार्टियां हैं वो इलेक्शन अगर हुए तो इलेक्शन में मुख्य पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो। वो ये कोशिश करेंगी कि 370 की बहाली तक हम जनता को ये दिखाएं कि हम लोग जो है सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है और हम जनता की फिक्र करते हैं, 370 हमको वापस चाहिए। मगर इन्हीं लेकिन वो पार्टियों एक के एक एक सर एक एक बीच का रास्ता सरकार सोच रही है कि हम्म, 370 को तो वो नहीं दोबारा से लागू करेंगे पुराने वाले कंडीशन में, लेकिन हम्म। कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देंगे, लद्दाख अगर छोड़कर। अगर ये अगर अगर ये भी हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक जो है कहीं राहत मिल सकती है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाए। मगर मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी जो है 35A के साथ समझौता करेंगे, क्योंकि डेमोग्राफी अगर चेंज हो जाती है उनकी तो इसकी उनको चिंता जरूर रहेगी। उनकी अपनी डेमोग्राफी, चाहे जम्मू रीजन हो चाहे वो आपका कश्मीर रीजन हो, दोनों रीजन में सब ये मनवाना बहुत आसान तो नहीं होगा। मेरा अपना ऐसा मानना है। मैं यहाँ ये मानता हूं कि ये जो डमी कैंडिडेट और डमी पार्टियां बनाई जाएंगी, हो सकता है कि इनको पुश बैक
खड़े होकर किया जाए और इसमें से कोई पार्टी, चूंकि बहुत कम परसेंटेज में मेरा मानना है कि वोट पड़ेंगे, ऐसे में जो भी पार्टी, अकेले भारतीय जनता पार्टी को आजाद न छोड़ा जाए चुनाव लड़ने के लिए और डमी पार्टियां बनाकर और खड़ी कर दी जाए, कौन जीतता है उसमें कुछ इस तरह के बागी बनाए हुए चेहरों को इस्तेमाल किया जाए, जिनको जो पूरी तरह से बागी भी ना हो और पूरी तरह से जो है अंदर भी ना रहे। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इसमें पूरे देश में इस तरह का पैगाम देना भी जो है वो मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक है। और ये स्ट्रैटेजी, देखिए नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स को देखिए, ये समझने के लिए कि नेता और पार्टियां किस तरह की चालें चल सकते हैं। हम अपनी तरफ से विवेचना करते हैं हर एंगल की, चाहे पार्टी कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, दुनिया का देश कोई भी हो। हम एक फेयर मीडिया की तरह इकलौते बच्चे आपके पास एसेट है। अगर आप हमको संभाल के नहीं रखोगे तो आपकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो फकीर हैं, अपना अपनी बातें कह रहे हैं और कह के झोला चले उठा के जाएंगे। चल देंगे, हम नहीं चलेंगे जी कहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पहले से परेशान हैं। हमारे बुजुर्गों ने हिजरत कर ली थी, अल्लाह ना जी करे जी कि जी। कभी दोबारा हिजरत करने की जरूरत पड़े। नहीं मेरी नहीं माँ जनाब, जाने मरते आने दम का तक सवाल ऊपर नीचे का है। जाने आने का मे, सवाल ऊपर नीचे अच्छा, का है, बाकी मेरी ऊंचे माँ नीचे तो मरते मेरी नहीं माँ कोई मरते बड़ी दम बात। तक अपनी पड़ोसियों को हिंदुस्तानन कहती थी। जी जी, तो यह बिल्कुल सही बात है। आपका भी अपना एक फैन फॉलोइंग है और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पे वो लोग काफी फिदा रहते हैं, भले उन्हें मजहब का कुछ पता हो या ना हो। मैं तो वही समझाता हूँ भाई, अफीम कम करो और बुद्धि की बेटा दानिशमंदाना बातों का एहतराम करो, अपने जीवन में सुधारो, तुम्हारा भला होगा। जितना तुम समझ रहे हो कि तुमको बहुत आसानी से सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया गया है, सब कुछ नहीं है। षड्यंत्र जो है वो एक नाव याद करो, उसके पतवार, उसके खवैयाओं को याद करो, वाहिद नसीब पुरानी वार्निंग्स को याद करो और उनकी सत्यता को परखो। और मुझे फिलहाल इजाजत दो।